Good morning everyone. Today we are going to discuss IIT JEE पेपर सॉल्यूशन जो कि 20 जुलाई को हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है बच्चों, 20 जुलाई को आपका पहले शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके बारे में हम डिस्कशन करने जाएंगे। तो डिटेल्ड सॉल्यूशन पे जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूले बेस्ड पे क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो पेपर आया था वो मॉर्निंग शिफ्ट का तो इजी था। ठीक है ना, इवनिंग शिफ्ट का तो अभी तक मेरे पास पेपर नहीं आया है। ठीक है, वो ऐसे एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है पेपर का। ठीक है, जितना बच्चों को याद हुआ उतना मुझे क्वेश्चन बता पाएँ। ठीक है, हो सकता है कि डेटा का वेरिएशन हो। ठीक है, मैंने गूगल पे भी सर्च करके देखा है और भी जगह। तो क्वेश्चन हमारे पास हैं कुछ, तो आइए उन क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो मॉर्निंग शिफ्ट का बच्चों पेपर बहुत ही आसान था। ठीक है ना, कोई टेंशन की बात नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं। JEE मेंस 2021 19 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट। क्लियर बच्चों? चलिए, तो देखिए बच्चों, पहला सवाल हमारा क्या दिया हुआ। ठीक है, मुझे जो पहला सवाल मिला है वो क्या है देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल तो बहुत आसान है, वेक्टर ही से रिलेटेड है। तो देखिए क्या है पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है बच्चों कि हमें दो वेक्टर दिया है, उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो उनके क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर। क्लियर? डॉट प्रोडक्ट जो है क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो हमें फाइंड करना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ये हमें फाइंड करना है। क्लियर है? आपके ऑप्शन जो दिए हुए हैं, पहला जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ रूट टू ए बी। दूसरा जो ऑप्शन है वो दिया है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट टू ऑफ ए बी। और जो थर्ड ऑप्शन है वो ए प्लस बी है, और जो फोर्थ ऑप्शन है ए माइनस बी है। ठीक है, तो आइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उम्मीद है मुझे कि जो भी बच्चे अपीयर होंगे उनको ये सवाल तो बहुत आसान लगा होगा और कर भी लिए होंगे। बच्चों, ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हमको डायरेक्शन से मतलब नहीं है। तो ए क्रॉस बी क्या होता है बच्चों? ए बी साइन थीटा। ए बी से बी कैंसिल हो गया। अब कॉस थीटा साइन थीटा का इक्वल कब होता है, किस एंगल के लिए? 45 डिग्री के लिए। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। क्लियर? यानी ए और बी के बीच का एंगल हमें मिल गया 45 डिग्री। अब हमें पूछ रहा है कि ए माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या होंगे। तो देखो बच्चों, ए वेक्टर हमारा ये है, ठीक है ना, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, और ये एंगल 45 डिग्री। ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर ए हो गया। हमें ए माइनस बी निकालना है, तो माइनस बी वेक्टर क्या होगा बच्चों? ये वाला होगा। तो ये एंगल कितना हो गया? 180 माइनस 45 डिग्री। क्लियर? तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? दो वेक्टर दिया है, दो वेक्टर के बीच का एंगल दिया है, तो रिजल्टेंट निकालना हमारे लिए कोई टफ नहीं है। आर कितना हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस 45 की वैल्यू -1/√2। इससे आप इसको कैंसिल करोगे, कितना आ जाएगा? √2, और माइनस है, यानी हमारा आंसर कितना आया? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ √2ab।
ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। हाँ ठीक है, पहला ऑप्शन क्लियर। इस सवाल का पहला आंसर क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट टू ए बी। चलिए आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं क्या कहता है। दूसरा सवाल देखिए बच्चों, दूसरा सवाल जो है वो हमें प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड दिया हुआ, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ फिर से मैं कह दूँ, ये जो भी क्वेश्चन मेरे पास आए हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, जितना याद आया है उतना बताया गया। क्वेश्चन का पैटर्न तो यही होगा, हो सकता है डेटा इधर उधर हो, ठीक है। तो हो सकता है आगे आप कहीं और भी सर्च करने जाएं तो ज़रूर ध्यान रखिएगा डेटे का, डेटा जो दिया होगा उसके हिसाब से ही आंसर है, क्लियर है। तो हमें जो प्रोजेक्टाइल में क्वेश्चन दिया है बच्चों, वो दिया है कि एक बॉडी है, ठीक है ना, जो 2 मीटर ऊपर एक स्प्रिंग से कंप्रेस की हुई है, ठीक है, और इसका मास हमें दिया हुआ है बच्चों 100 ग्राम। कितना दिया है, 100 ग्राम। और ये जो कंप्रेस है ये 0.5 मीटर है, ठीक है। तो जब इसको कंप्रेस करके रिलीज कर देंगे तो ये कहाँ गिरेगा, ठीक है ना, मैक्सिमम ये कितना हो सकता है, ये वैल्यू, ये हमारा सवाल दिया हुआ, ठीक है। अब ऑप्शन भी देख लेते हैं कि ऑप्शन हमें क्या क्या मेंशन है। ऑप्शन बच्चों दिया हुआ है, कहाँ गया ऑप्शन, ऑप्शन दिया है 5, 10, 15 एंड 20, ये हमारे ऑप्शन है, क्लियर। तो देखो बच्चों बिल्कुल आसान सा सवाल है, ये सवाल तो हमारे प्रोजेक्टाइल का है, ठीक है। अगर इसको कंप्रेस करके रिलीज करेंगे तो इसको वेलोसिटी इधर मिलेगी, तो इस पोर्शन के बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी पार्टिकल को किसी टॉप ऑफ बिल्डिंग से प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो कितने समय में कितनी दूरी पे आएगा ये आपको निकालना प्रोजेक्टाइल में पढ़ाया गया है। चलिए तो पहले तो वेलोसिटी पता कर लेते हैं, ठीक है। हाफ के एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर के। तो यहाँ से v निकाल लेंगे। अच्छा v तो तब निकलेगा ना जब k मालूम होगा, k गिवन है। अच्छा जी हाँ, k हमें दिया है बच्चों, k कितना दिया है 100 न्यूटन पर मीटर, क्लियर। v देखो बच्चों क्या आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा k बाई एम अंडर रूट में और एक्स स्क्वायर का x हो जाएगा। तो x हमें कितना है बच्चों 0.5, x कितना है बच्चों 0.5, k कितना है 100 और मास दिया है ग्राम में, ठीक है ना, 100 ग्राम है तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लोगे तो कितना हो जाएगा 0.1 kg, ठीक है। यानी यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5/10, ठीक है ना। इसको अंडर रूट के बाहर लाओगे तो 10 हो जाएगा, इसको 1/10 लिख सकते हैं। यानी हमको यहाँ पे रफ्तार मिल गई 5√10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। d कितना होगा बच्चों, तो d कितना होता है ux इंटू टी, ठीक है ना, ux मतलब वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। और समय कितना लगेगा, तो समय कितना लगेगा बच्चों ux कितना है, ux को ux ही ले लेते हैं। t कितना है बच्चों √2h/g, इतना ही समय लगेगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारा y डायरेक्शन में तो है नहीं। तो ux कितना है बच्चों 5√10, ठीक है। 2 इंटू h, h कितना है 2 और g हम कितना ले लेते हैं 10। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से 5 इंटू 2, क्लियर, और √10 से √10 कट जाएगा, मतलब इतना ही आएगा आंसर, क्लियर है हमारा। ऑप्शन में देखो दिया है, हाँ ठीक है, सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आ गया 10 मीटर, ठीक है, सिंपल। चलो तीसरे सवाल की तरफ आते हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मेरे पास हैं मैं सबका डिटेल डिस्कशन कर लूँगा, आप देख लेना कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया है बच्चों
अच्छा, इसके बाद फिर से हमको एक वेक्टर का क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बटरफ्लाई इज फ्लाइंग इन नॉर्थ ईस्ट विथ 4√2 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू विंड। विंड इज ब्लोइंग एट 1 मीटर पर सेकेंड साउथवर्ड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बटरफ्लाई इन 3 सेकेंड इज। कह रहा है कि एक बटरफ्लाई है, ठीक है ना, बटरफ्लाई है जो कि 4√2 वेलोसिटी से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है। ठीक है, और बटरफ्लाई इज फ्लाइंग इन नॉर्थ ईस्ट विथ 4√2 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू विंड। ठीक है ना, विंड के रिस्पेक्ट में। क्लियर। और विंड हमारा खुद साउथवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है विथ 1 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है ऑफ बटरफ्लाई। ठीक है, इन 3 सेकेंड, ये सवाल है हमारा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक बटरफ्लाई है जो कि ये ईस्ट हो गया हमारा बच्चों, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 4√2 से फ्लाई कर रही है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है तो कितना हो गया, 45 डिग्री। ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो रफ्तार आपका दिया है विंड के रिस्पेक्ट में दिया है। ठीक है ना, तो इसकी इधर रफ्तार कितनी हो जाएगी बच्चों, 4√2 cos 45 दैट इज 4 एंड 4√2 sin 45 दैट इज 4। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू विंड हम क्या ले सकते हैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ठीक है, अच्छा विंड की रफ्तार की तरफ बच्चों साउथ डायरेक्शन कितनी है, -1 मीटर पर सेकेंड है। तो विद डायरेक्शन हम लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे, माइनस जे कैप। क्लियर। अब कह रहा है कि बटरफ्लाई का डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो बटरफ्लाई का डिस्प्लेसमेंट तब निकाल पाएंगे जब बटरफ्लाई की स्पीड मालूम हो। तो बटरफ्लाई की स्पीड देखो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू विंड क्या ले सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। चलो, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड क्या हो गया बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। ये कितना है, 4i प्लस 4j। और वेलोसिटी ऑफ विंड कितनी है, नीचे डायरेक्शन है -j। कितना हो गया, 4i प्लस 3j का। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी हमारा 4i कैप है, ये 3j कैप है, और समय क्या दिया है बच्चों, 3 सेकेंड। यानी हमारा जो वेक्टर आया वो कितना आ गया, 12i कैप प्लस 9j कैप। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों, √144 प्लस 81 दैट इज √ऑफ 225। ठीक है, हाँ 225। तो ये कितना आ गया, 15 मीटर आंसर है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, 10 मीटर, 20 मीटर, हाँ ठीक है 15 मीटर भी दिया है बच्चों। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 15 मीटर। क्लियर। चलो आयो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, ओहो हो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो मेरे पास है वो रोटेशन का है। ठीक है, आओ देखते हैं। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखता हूँ मैं डेटा लिख दे रहा हूँ। कह रहा है कि एक इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, उस पर एक डिस्क रखा हुआ है। क्या है बच्चों, ये डिस्क रखा हुआ है। ठीक है, व्हेन अ डिस्क स्लाइड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस फ्रॉम रेस्ट। कह रहा है जब ये डिस्क स्लाइड करेगा, ठीक है ना, रोल नहीं करेगा, क्या करेगा बच्चों, स्लाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से जब यहाँ तक आ रहा है तो उसको समय लग रहा है t1 समय लग रहा है स्लाइड करने में। ठीक है, दूसरा कंडीशन दिया है कि व्हेन द डिस्क परफॉर्म प्योर रोलिंग, जब ये डिस्क प्योर रोलिंग करेगा तो नीचे आने में जो समय ले रहा है वो t2 है। ठीक है, ड्यूरिंग प्योर रोलिंग। तो व्हाट इज t2/t1, और ये भी हमें दिया है 3/x। तो x निकालना है, x क्या होगा, समझ में आ गया। पहली बार वो स्लाइड कर रहा है, दूसरी बार रोल कर रहा है।
तो देखो सॉल्व करते हैं, आराम से बने रहो साथ में। ये हमारा डिस्क है बच्चों, ये स्लाइड कर रहा है, रोल नहीं कर रहा है। स्लाइड कर रहा है मतलब इसका केवल ट्रांसलेशन मोशन है, रोटेशनल मोशन नहीं है। तो स्लाइड कर रहा है तो देखो इसका मास m मान लेते हैं, तो नीचे mg लग रहा होगा, ठीक है। ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा। क्लियर? थीटा कुछ गिवन है? थीटा नहीं गिवन है, चलिए ठीक है। तो इधर बच्चों क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा। क्लियर? इधर mg साइन थीटा फोर्स लग रहा था, तो एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, g साइन थीटा। तो कितना ये दूरी चलेगा, मान लेते हैं इसका कुछ लेंथ है l हमारा, l बराबर क्या हो गया, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पार्टिकल रेस्ट से चल रहा है तो ut 0 हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर। ए कितना है बच्चों, g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। टी कौन सा लेना है, t1 स्क्वायर। t1 के समय में क्या कर रहा था, स्लाइड कर रहा था। चलो एक डेटा तो ये हमको मिल गया, ठीक है ना। आप चाहो तो t1 निकाल सकते हो। t1 बराबर क्या हो गया, 2l/g साइन थीटा। क्लियर? ठीक है। अब दूसरा केस क्या है बच्चों, दूसरा केस है कि बॉडी अब क्या कर रही है, रोल कर रही है, ठीक है। तो जब बॉडी रोल करता है तब एक्सलेशन क्या होता है, तब एक्सलेशन क्या होता है, तो आइए देख लेते हैं। जिनको फॉर्मूले नहीं आते हैं वो यहाँ से समझ लें। ये अब रोल कर रहा है मतलब ये घूम रहा है, इधर की तरफ घूमेगा ना, ओमेगा इधर इस किस तरफ होगा, इधर की तरफ, ठीक है। तो ये चल भी रहा है और घूम भी रहा है, मतलब इसका एक लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है, इधर की तरफ, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है ना। ये mg हो गया, ये थीटा हो गया, ऐसे एक कंपोनेंट हो गया, ये थीटा हो गया। तो ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखना इस पॉइंट को। ये जब इधर की तरफ रोल कर रहा होगा तो ये पॉइंट पीछे की तरफ भाग रहा होगा, ठीक है। और प्योर रोलिंग में हमें मालूम है कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो किस में होता है, रेस्ट में। तो इधर जा रहा होगा तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, आगे की तरफ। क्लियर? अच्छा, इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, वो क्या है, mg साइन थीटा। ये तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, F प्लस mg साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए। यानी F बराबर क्या लिख सकते हैं, F बराबर, या फिर F बराबर क्या हो गया, एम ए माइनस mg साइन थीटा। क्लियर? अब देखो रोटेशनल की वजह से क्या होगा, टॉर्क होगा, टॉर्क बराबर क्या होगा, आई अल्फा। अच्छा देखो फ्रिक्शन इधर है तो ये फ्रिक्शन टॉर्क इस पे कैसे लगाएगा, ऐसे। रोल कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा हम पॉजिटिव लिए हैं, टॉर्क जो लग रहा है वो क्लॉकवाइज लग रहा है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो कंसेप्चुअली मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, टॉर्क किसके वजह से लग रहा है, फ्रिक्शन की वजह से। mg साइन थीटा की वजह से कोई टॉर्क लगेगा नहीं, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लग रहा है। तो जो भी टॉर्क लगा वो किसकी वजह से लगा, Fr की वजह से, इक्वल टू आई अल्फा। तो अल्फा अंडरस्टूड है कि नेगेटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिधर ओमेगा घूम रहा है उधर अल्फा नहीं है। चलो तो दूसरा इक्वेशन बच्चों ये हो गया, ठीक है। पहला इक्वेशन ये है, दूसरा ये है। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ पर F की जगह लिख लीजिए ma माइनस mg साइन थीटा, ठीक है। R बराबर माइनस आई अल्फा को क्या ले सकते हैं बच्चों, a बाई आर, ठीक है ना। प्योर रोलिंग में क्या होता है बच्चों, a बराबर क्या होता है, आर अल्फा। a बराबर क्या होता है, आर अल्फा। तो अल्फा बराबर क्या हो गया, a बाई आर। इस r को उड़ा दें, यहाँ पर रख दे रहे हैं। क्लियर? अब देखो मुझे a चाहिए, एक्सलेशन निकालने के लिए सारा ये ड्रामा हो रहा है। तो a बराबर क्या ले सकते हो, a वाले टर्म को इधर लेते हो। तो a बराबर लिखेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर बचा m, यहाँ पर हो गया i बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म उधर गया तो कितना हो गया, mg साइन थीटा, ठीक है। m भी अगर कॉमन ले लिए इसमें हम, तो यहाँ से m हट जाएगा और यहाँ पर m आ जाएगा। इस m से ये m उड़ा देते हैं, यानी हमारा एक्सेलरेशन जो आ गया बच्चों वो कितना हो गया, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रोटेशन के केस में एक्सेलरेशन हो गया। ठीक, चलो इसको आप याद रखे रहना, ठीक है।
अब देखते हैं, जब रोल करेगा बच्चों तो एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या होता है बच्चों, एम आर स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, यानी 1/2 + 1 दैट इज 3/2। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 2/3 जी साइन थीटा। क्लियर। तो ये इसका एक्सेलरेशन है। तो टाइम कितना हो जाएगा, हाफ AT², ए कितना है 2/3 जी साइन थीटा, टी क्या था T², 2 से 2 डालो, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये हमारा कुछ लेंथ एल था, तो T2 कितना आ गया बच्चों 3, ठीक है, L/जी साइन थीटा अंडर रूट में। क्लियर, ये T2 है हमारा। तो T1 क्या होगा बच्चों, T1 अभी हमने निकाला था, T1 अभी हमने निकाला था अंडर रूट ऑफ 2L जी साइन थीटा, ठीक है। और T2 क्या है, अंडर रूट ऑफ 3L जी साइन थीटा। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, T2/T1, ठीक है ना। T2/T1 क्या होगा, तो T2 क्या है बच्चों, T2 क्या है 3L/जी साइन थीटा, और T1 क्या है बच्चों, डिवाइड है ना, तो जी साइन थीटा बाई 2L। जी साइन थीटा से जी साइन थीटा कट गया, L से L कट गया, कितना आ गया √3/2। और हमें क्या गिवन था कि ये किसके बराबर है, √3/x के। कंपेयर कर लो, x कितना आना चाहिए 2। ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, अच्छा इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ था, फाइंड x था ये, ठीक है ना। हो सकता है कि इंटीजर टाइप क्वेश्चन हो, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है, x = 2। क्लियर। चलो अच्छा सवाल था, रोटेशन का सवाल था, प्यारा सा सवाल। तो क्या ये टफ क्वेश्चन था, जी नहीं, बिल्कुल टफ नहीं था। मैं आपको प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए डिराइव कराया था। अदरवाइज बच्चों को ये चीज़ तो याद ही रहती है कि रोटेशन के केस में एक्सेलरेशन कितना होता है, जी साइन थीटा अपॉन 1 + I अपॉन mr², ठीक है ना। तो डायरेक्ट दोनों का एक्सप्रेशन निकाल के टाइम निकाल लेता। मैं तो प्रॉपर डेरिवेशन के साथ आपको सॉल्व कराया हूँ, ठीक है। चलो इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन एक बच्चों मैग्नेटिज्म से दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया है, ध्यान से सुन लीजिए। और ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल बोथ इंटर्ड इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट with same kinetic energy, find the ratio of their radii, find the ratio of their radii। क्लियर। तो क्या कह रहा है बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया हुआ है, ठीक है। आप जैसे भी बना सकते हो, आपके ऊपर इच्छा है, परपेंडिकुलर बस रखना है, ये ध्यान में रखना। तो कह रहा है कि जब ड्यूट्रॉन इंटर किया, ठीक है ना, और अल्फा पार्टिकल इंटर किया, ठीक है, अल्फा पार्टिकल इंटर किया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ठीक है, प्रोजेक्शन इधर की तरफ, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था। हर इंस्टेंट में फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, तो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर मोशन। बेसिक टॉपिक है मैग्नेटिज्म का, बोर्ड लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या रहा है कि ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के रेडियस का रेशियो बताना, रेडियस का रेशियो बताना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो बोर्ड में भी आते हैं। अगर आपको रेडियस का फॉर्मूला नहीं मालूम है तो डिराइव देख लो। मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाए, QV क्रॉस B, और ये प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल। R बराबर क्या हो गया, mv/QB, ठीक है। तो अगर मैं ड्यूट्रॉन का लिख लूँ रेडियाई, तो क्या हो जाएगा m/d, ठीक है। अच्छा एक और ही ध्यान देने वाली बात है, ये मोमेंटम है हमारा। क्लियर। और क्वेश्चन में दिया है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में बच्चों क्या रिलेशन होता है, जिनको नहीं मालूम है देख लें। मोमेंटम क्या होता है, mv, mv = p। तो mv का होल स्क्वायर कर लेते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा। mv का होल स्क्वायर करके 2m से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, p² / 2m।
ये हमारी चीज़ क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या हो गया p²/2m, यानी p बराबर क्या आ गया √2m के, यानी मोमेंटम की जगह हम ये टर्म लिख सकते हैं, r ऑफ ड्यूट्रॉन अगर लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे √2m के अपॉन में qb, q ऑफ ड्यूट्रॉन। उसी तरह अल्फा पार्टिकल का लिखोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा √2m अल्फा इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा अपॉन में चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू मैग्नेटिक फील्ड। अब रेशियो देख लेते हैं किसका पूछा है, ड्यूट्रॉन टू अल्फा पार्टिकल। क्लियर, तो इससे इसको डिवाइड कर लो, ध्यान से देखो RD/R अल्फा। क्लियर, √2 से √2 कट जाएगा, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो ये भी कट जाएगा। तो बचा क्या √MD/QD, QD रिप्रेजेंट चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन। ठीक है, अल्फा पार्टिकल में क्या है √M अल्फा इंटू QA। क्लियर। अच्छा बच्चों, ड्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इक्वल टू द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है, ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन, यानी इसका और इसका क्या हो गया रिलेशन, 2 आ गया। मास ऑफ ड्यूट्रॉन क्या होता है 2 टाइम्स होता है, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो ये तो बच्चों इसको देखो ध्यान से, तो मैं रब कर दे रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए इसलिए। ये देखिए, ये बच्चों हमारा हो गया ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना, और नीचे क्या हो गया 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से तो 2 बाहर आ जाएगा आपका, ठीक है, तो अंदर में ये बचेगा, और यहाँ से √2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर में ये बचेगा। तो ये और ये कैंसिल हो गया, साथ में 2 मल्टीप्लाइड है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी रेडियाई का रेशियो क्या हो गया √2। देखते हैं बच्चों, ऑप्शन में 2 दिया है, 2√2 दिया है, 1/2 दिया है, ठीक है, और √2 भी दिया है, ठीक है ना। तो यानी हमारा क्या आ गया, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का रेशियो कितना आ गया √2। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन था, ये आपके CBSE बोर्ड में भी आता है, तो बिल्कुल भी इसको टफ नहीं कहा जाएगा, ठीक है। हाँ, एक आध 2 क्वेश्चन जरूर अच्छे होंगे, वो भी देख लेते हैं। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये सर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन दिया है, वी हैव ए चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड Q, if we divide charge in 2 parts, we should be, what should be their ratio so that there will be the maximum repulsion force between them। ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है कि एक चार्ज है, इस चार्ज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, 2 पार्ट। तो बताना है कि Q कितना हो कि उनके बीच में मैक्सिमम रिपल्सन फोर्स हो, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम की बात हो गई, मतलब मैक्सिमम मिनिमम लग रहा होगा, मतलब कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएशन यूज़ कर रहे होंगे हम लोग। तो मान लेते हैं कि एक चार्ज हो गया Q, तो दूसरा क्या हो जाए Q- Q, बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो एक चार्ज हो गया बच्चों यहाँ पे Q, दूसरा हो गया कैपिटल Q - स्मॉल q, दूरी जो भी है R मान लेते हैं। तो बच्चों फोर्स क्या लिख लेंगे, KQ1 Q2 बाई R²। क्लियर। देखो बच्चों, ये टर्म तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है ना, यानी फोर्स का मैक्सिमम होना डिपेंड कर रहा है इस चार्ज के ऊपर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस कांस्टेंट को नया K' नाम दे रहा हूँ, और ये हो गया Q कैपिटल Q - Q², ठीक है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, dQ के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि हमको चार्ज ही पता करना है कि कितना चार्ज होना चाहिए इन मैग्नीट्यूड सो डैट देयर इज मैक्सिमम रिपल्सन बिटवीन 2 चार्जेस। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे बच्चों तो K' तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन Q, इसका डिफ्रेंशिएशन 2Q, और इसको किसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर। तो यहाँ से हमारा बच्चों क्या आ गया, Q बराबर कैपिटल Q/2, यानी एक चार्ज हमारा ये क्या हो गया Q/2, और ये कितना हो गया Q - Q/2, दैट इज Q/2, यानी दोनों चार्ज क्या है सेम है।
तो क्वेश्चन पूछा था इंचार्ज का रेशियो क्या होगा, तो क्या होगा 1:1 होगा। ये भी Q/2 है, ये भी Q/2 है, तो ऑप्शन में जी हाँ 1:1 रेशियो दिया हुआ। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो हम लोग देखे हैं बच्चों अभी कि प्रोजेक्टाइल से कितना सिंपल क्वेश्चन दिया था, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है, मैग्नेटिज्म से कितना सिंपल दिया है, ठीक है, इवन वेक्टर से कितना सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। आपके रोटेशन से भी आसानी सवाल था, वो तो फेमस क्वेश्चन है। बेसिकली आप जाओगे तो एनसीईआरटी के लास्ट पेज पे जाओगे तो आपको सॉल्व न्यूमेरिकल में मिलेगा वो, ठीक है ना। बस क्वेश्चन हल्का सा डिफरेंट था वो, जो आपके एनसीईआरटी में दिया रहता है कि डिस्क रोल कर रही है, सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है, हॉलो स्फीयर रोल कर रहा है, कौन पहले पहुंचेगा, ऐसा सवाल था, ठीक है ना। तो अब इतना थोड़ा तो चेंज आना ज़रूरी है जब आप कॉम्पिटिटिव पेपर दे रहे हो तो। चलिए आइए आगे और देखते हैं। अब जो क्वेश्चन हमारे पास है ये क्या है, अच्छा ये शायद मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है बच्चों। चलिए देखते हैं क्या है ये। कह रहा है द वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू 8/9 टाइम ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है ना। 8/9 मतलब हमें कह रहा है कि जो वेव नंबर है, ठीक है ना, वेव नंबर है हाइड्रोजन आइटम का जब स्पेक्ट्रल लाइन देखा गया, ठीक है ना, इमिशन स्पेक्ट्रम का, तो जो वेव नंबर आया है वो 8/9 आया है किसके, रिडबर्ग कांस्टेंट के, ठीक है ना। तो हमें बताना है देन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, देन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, तो ऑप्शन क्या है बच्चों 5 to 2, ठीक है, 5 to 3, ठीक है, 3 to 1 एंड 4 to 2। तो सिंपल है, ये तो बिना सॉल्व किए भी आप कर सकते थे। वेव नंबर बराबर क्या होता है बच्चों, R 1/n1² - 1/n2², ठीक है ना। यानी इसको ही सॉल्व करना है और इसका सॉल्यूशन कितना आना चाहिए 8/9, तो वेव नंबर क्या हो जाता है 8/9R। कुछ नहीं करना था, ऑप्शन उठा के भी रख लेते तो काम हो जाता। देखो पहला, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है सेकंड से फर्स्ट, सेकंड से फर्स्ट, सेकंड से फर्स्ट, मतलब पाँचवें से दूसरे में, यानी n2 ये है और n1 ये है। क्लियर है। तो देखो रख के देखते हैं, लॉजिकली भी सोच लेते हैं। 1 में से 1/9, यानी हमको तो लग रहा है कि आंसर ये होना चाहिए। देखिए कैसे, R n1 क्या है बच्चों हमारा 1², ठीक है, n2 क्या है 3², तो ये कितना हो गया बच्चों 1 - 1/9। क्लियर, कितना आ गया बच्चों 8R/9। तो 8R/9 यही प्रूव करना था, यानी आंसर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर रहा होगा, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब ग्राउंड स्टेट में। क्लियर। चलो इसको, इसका आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है, सही हो, ठीक है। अब बताओ इससे आसान सवाल क्या चाहते हो। मॉडर्न फिजिक्स पे इतने आसान सवाल, हालांकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनाए जा सकते थे, ठीक है। तो मॉडर्न शिफ्ट का तो एग्ज़ाम जो फिजिक्स का पेपर है वो तो आसान है, बच्चे तो बहुत खुश हो गए होंगे। अब सेकंड शिफ्ट का जब पेपर आता है तो देखते हैं, ठीक है ना। अभी मेरे पास तो नहीं आया है, लेकिन कुछ समय निकाल के मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मुझे भी पेपर मिल जाए तो उसका सॉल्यूशन किया जाए। चलिए इसके बाद, हाँ इसके बाद देखो बच्चों एक क्वेश्चन है तुम्हारा, ये इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है ना, इसका तो डेटा लिखना पड़ेगा। कह रहा है कि एक मैग्नीशियम, ठीक है ना, एक मैग्नीशियम रॉड है, ठीक है, मैग्नीशियम रॉड है जिसका एरिया आपको दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 3 मीटर² और करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर। क्लियर। एंगल दिया है 60 डिग्री फ्रॉम एक्सिस अप्रॉच, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, रो दिया हुआ है 44 × 10⁻⁻² ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द रॉड, और आपको एक फिगर भी दिया हुआ, ध्यान से फिगर देखिए ऐसे, ठीक है, ऐसे बना हुआ है फिगर ये, ठीक।
और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे जा रही है, और ये एंगल है बच्चों 60 डिग्री। क्लियर है? ये एंगल क्या है? 60 डिग्री। तो हमें क्या बताना है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड करंट एरिया में किस में रिलेशन आप जानते हो? तो हम जानते हैं बच्चों, ओम्स लॉ जानते हैं, वेक्टर फॉर्म वाला, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। जे बराबर क्या होता है? सिग्मा ई। ठीक है, सिग्मा ई होता है, ये क्या है बच्चों? आई बाई ए है, इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है ना? तो ई बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? आई बाई ए डिवाइडेड बाई सिग्मा, तो 1 बाई सिग्मा इज रो। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, एरिया वेक्टर यूज करना है ना। क्लियर है ना? तो ये देखो, ये सरफेस हमारा ऐसा है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दिख रहा ना? ऐसे ध्यान से समझो। तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी एंगल 60 डिग्री। ठीक है, यानी ई बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? ठीक है, जे बराबर क्या होता है? आई बाई ए। तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों? जे इंटू ए, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी जे ए कॉस थीटा। क्लियर? तो यहाँ पे लिखेंगे तो आई हो जाएगा, रो हो जाएगा, ए हो जाएगा, और कॉस 60 डिग्री। सबकी वैल्यू उठा के रख लो। आई कितना दिया बच्चों? 5 दिया हुआ है। एरिया कितना है? 3 मीटर, सॉरी एरिया डिवाइड है ना, 3 दिया हुआ है। रेजिस्टिविटी हमको दिया है 44 इंटू 10 टू द पावर -2, एंड कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/2। ठीक है, तो 2 से तो ये उड़ जाता है, कितना आ जाता है? 22। 22 गुणे 5 कितना हो जाता है बच्चों? 22 इंटू 5, 5 टू 10, दैट इज 110 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 से कटा लो, कितनी बार में जाएगा? 3 3 जा 9, तो 2 बचा, तो 3 7 जा 21। क्लियर? 2 बचा, तो 3 7 जा नहीं, 3 6 जा 18, 2 36.66 आएगा। तो ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन आपका एक दिया हुआ है, आंसर हमारा यही है बच्चों। ऑप्शन आपका दिया हुआ था एक 0.367, तो 10 टू द पावर -2 है, उसको आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0.3666। तो 66 है, तो राउंड अप कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.367। चलो, तो ये भी सवाल हो गया। आगे आते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया है। ठीक है ना? जो बच्चे पहले शिफ्ट में होंगे बहुत लकी होंगे। अच्छा बताइए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया, बैंकिंग ऑफ रोड से क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है बाबू, कार इज मूविंग ऑन ए बैंक्ड रोड, द मास ऑफ कार इज 800 kg। ठीक है ना? मास ऑफ कार जो दिया है बच्चों, वो दिया है 800 kg। ठीक है ना? अ कार इज मूविंग ऑन ए बैंक रोड, द मास ऑफ कार इज 800 kg एंड द एंगल ऑफ बैंकिंग इज 30 डिग्री। ठीक है, कार इज मूविंग विथ मैक्सिमम स्पीड। कार जो मूव कर रहा है बच्चों अपने मैक्सिमम स्पीड से मूव कर रहा है, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपका 0.2 दिया है। ये कुछ नहीं दिया है, बस लिखा है कि मैक्सिमम स्पीड से मूव कर रहा है। तो फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, हमें क्या पता करना है? एन पता करना है। क्लियर? चलो देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से बच्चों। ये हमारा सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक है, और सर्कुलर ट्रैक पे ये हमने बैंकिंग कर ली। ठीक है, ठीक है, ये एंगल उठा दिया थीटा, और इस पे अपनी कोई एक मालगाड़ी आ रही है, कार आ रही है बेसिकली। ठीक है, इसका मास दिया हुआ है तो हम m मान लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या एक लगेगा? mg लगेगा, यहाँ पर एक लगेगा नॉर्मल। ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक सेंट्रीपिटल लगेगा। मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम कर रहा हूँ तो सेंट्रीफ्यूगल लगा लेता हूँ, mv²/r। ठीक है ना? अब खुद लॉजिकली सोचो
कार मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम स्पीड से चल रही है, तो फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा कि गाड़ी को स्किड ना करने दे। तो गाड़ी स्किड किधर की तरफ करती है बच्चों, बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेके बाहर चला जाता है, यानी फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर की तरफ। ठीक है, तो हमको ये नॉर्मल कैलकुलेट करना था। एंगल भी आपको दिया ही है 30 डिग्री। तो देखो हम वेक्टर को बच्चों नॉर्मल और फ्रिक्शन के अलॉन्ग रिजॉल्व कर लेते हैं। ये नॉर्मल है, ये फ्रिक्शन है, इसके और इसके अलॉन्ग रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, ये थीटा है, ये एम जी है, तो ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। क्लियर। देखो बच्चों एक्सप्रेशन देखो ध्यान से, एन ऊपर एन लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है बच्चों, एम जी कॉस थीटा। क्लियर। एम बी स्क्वायर का कंपोनेंट प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। एक चीज़ तो ये मिल गई। ठीक है, अब फ्रिक्शन के अलॉन्ग देखो बच्चों, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, ठीक है ना, एम जी का कंपोनेंट भी इधर लग रहा है, तो क्या हो गया, प्लस एम जी साइन थीटा। ठीक है, और उसका कंपोनेंट क्या हो गया, इक्वल टू में एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। ठीक है ना। तो देखो हमको ना ही आर मालूम है ना ही वी मालूम है, मतलब इसको तो हटाना पड़ेगा। तो हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है बच्चों, सबसे अच्छा तरीका है कि एम जी को इधर लेते आते हैं। ठीक है, ये ऐसे हो गया, समझ में आई बात। अब देखो ये दोनों एक साइड में हो गए, डिवाइड कर दो, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से उड़ा देते हैं, तो ये उड़ गया इससे, साइन बाई कॉस क्या हो गया 10, यानी n माइनस एम जी कॉस 30 डिग्री अपॉन में एफ को क्या लिख सकते हैं बच्चों, म्यू इंटू एन प्लस एम जी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेंदी है आपका। ठीक है ना, इसको बस सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आओ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। एन हमें निकालना है, तो एन बराबर क्या ले सकते हैं बच्चों, एन माइनस एम जी कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू टेन 30 की वैल्यू बच्चों 1/√3, तो √3 इधर आ जाएगा, ये इधर गया, 0.2 दिया हुआ था, 0.2 इंटू एन प्लस एम जी साइन 30 डिग्री। क्लियर, वैल्यू सब रख लो बच्चों, √3n, एन वाले टर्म को एक पास लेते आते हैं कि हमको एन निकालने, इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एन जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 0.2। ध्यान से देखना कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर क्या है, एम जी साइन 30 दैट इज एम जी बाई 2, ये टर्म बच्चों इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, √3 और माइनस है तो प्लस आ जाएगा, √3 एम जी कॉस 30 डिग्री √3 बाई 2, तो ये भी 3 हो गया, ये कितना आ गया 2। ध्यान से देखते रहना, थोड़ी सी भी गड़बड़ी ना हो। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, ये 2 mg आ जाएगा। क्लियर, चलिए अच्छा सुंदर सा आंसर आ रहा है। n बराबर हो गया 2 mg, 2 हो गया, ये हो गया कार का मास कितना दिया हुआ था बच्चों, कार का मास 800 kg था ना। ठीक, कार का मास था 800 kg, तो 2m इंटू जी, ठीक है, डिवाइडेड बाई √3 माइनस 0.2। ठीक है, तो √3 हो गया, √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.732 माइनस 0.2, यानी इसको अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लिख सकते हैं। देखते हैं आंसर क्या आता है। ये 8 दूनी का 16, ठीक है, 2 0 1 3 0, और ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा 1.53 है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो 10 बार में जाएगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 10,000। ठीक है ना, मैं अप्रॉक्सीमेशन की बात कर रहा हूँ। अगर एग्जैक्ट आंसर दिया होगा तो ज़्यादा वेरिएशन होगा तब तो डिटेल सॉल्व करना होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए, तो ऑप्शन तो अच्छा दिया बच्चों, 24,000 दिया है, बहुत दूर है इसके, 5,000 दिया, बहुत दूर है इसके, 9,000 दिया है और एक 10,000 दिया है, तो 10,000 इसके क्या है, पास है, तो ये दिख रहा है। ये क्वेश्चन बनाए हैं इसलिए जाता है बच्चों कि आपको आपके अप्रॉक्सीमेशन चेक करना है। ठीक है ना, वो इतना चेक करना नहीं चाहता है कि आप कितने डेसिमल प्लेस तक इसको सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप नहीं है। ठीक है, तो एक अच्छा सवाल था ये। चलिए, एक और आखिरी सवाल मेरे पास है,
उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप क्वेश्चन काउंट कर लेना, मेरे पास सवाल अभी फ़िलहाल तो इतने ही हैं, बाकी आएंगे तो मैं इसका दूसरा भी सीरीज बनाऊंगा, ठीक है। तो जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों वो, अच्छा बहुत खूबसूरत सवाल है, रोटेशन का है, लेकिन हाँ अगर आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते होंगे तो ये उसका एग्जाम्पल ही है एक्चुअली में, डीसी पांडे में तो सॉल्व एग्जाम्पल, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या दिया बच्चों कि एक रॉड दिया हुआ है, ठीक है। रॉड दिया, इसका मास m है और लेंथ क्या है l, क्लियर। यहाँ पे कह रहा है कि एक बॉल है जिसका मास स्मॉल m है और v वेलोसिटी से फेंका गया है। ये बच्चा इसमें फिक्स नहीं है, हिंज्ड नहीं है, ठीक है ना, फ्री टू मूव है ये। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m मूविंग विथ स्पीड v कोलाइड इलास्टिकली विथ end of uniform rod of mass capital M, length L, perpendicular as shown in figure. If the particle come to rest after collision, collision के बाद ये पार्टिकल बच्चों रेस्ट में आ जा रहा है। Find the value of small m by capital M. स्मॉल m by कैपिटल M की वैल्यू चाहिए हमें बच्चों, और ऑप्शन आपका दिया है 1/3, 1/2, 1/4 एंड 1/5। आइए सॉल्व करते हैं, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जब ये बॉल जाके इससे टकराएगा, ठीक है, तो ये घूमेगा भी और चलेगा भी, घूमेगा भी और चलेगा भी, ठीक है। तो यहाँ वाली वेलोसिटी मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में मैं किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी ले सकता हूँ, और ये घूम भी रहा है किससे, ओमेगा से, क्लियर। इतनी चीज़ तो आपको समझ में आनी चाहिए थी कि ये क्वेश्चन किसका है, कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का। चलो, तो इनिशियली बच्चों सिस्टम पे कोई नेट फोर्स था नहीं, तो नेट फोर्स हमारा जीरो था, यानी मोमेंटम कंजर्व होगा। मोमेंटम कंजर्व होगा तो इनिशियल मोमेंटम क्या है बच्चों, mv। फाइनली तो ये रेस्ट में हो जा रहा है, इसको रफ्तार मिल गई v1, तो v1 यहाँ से क्या आ गया बच्चों, स्मॉल m बाई कैपिटल M इंटू v। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये भी आप देख सकते हो कि नेट टॉर्क इस पे जीरो है, ठीक है। नॉर्मल ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, तो सेंटर के अबाउट नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो ही होगा। तो सेंटर के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं, नेट टॉर्क क्या है, जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालो सेंटर के अबाउट, क्या हो जाएगा बच्चों, mv/r, r क्या होता है, परपेंडिकुलर दूरी, ये कितनी है, l/2, इक्वल टू, ये तो रिजिड बॉडी है, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, i ओमेगा। i को क्या ले सकते हैं, ml²/12 ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा निकाल लें, m से m पहले उड़ा लो, l से l उड़ा लो, 2 से 6 उड़ा लो। तो बच्चों ओमेगा बराबर हमारा आ गया 6v/l, ठीक है। चलो, दो चीज़ हो गया, और क्या है, और कैसे डेटा आएगा। अच्छा हाँ, एक और चीज़ में दिया था बच्चों कि ये कोलिजन हमारा इलास्टिक हो रहा है, ये अगर नहीं दिया रहता तब तो हमारा ये वेरिएबल ही सॉल्व नहीं होता, ठीक है ना। इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन है बच्चों, तो हमको मालूम है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, ई बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्लियर। और इलास्टिक कोलिजन है तो ई क्या है, 1, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो मालूम है, ये अगर रेस्ट में था, ये इधर जा रहा था, तो अप्रोच होने वाली वेलोसिटी v है। टकराने के बाद ये जीरो हो गया, तो ये किसी वेलोसिटी से दूर जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी किसकी लिखते हैं, जहाँ पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग, इसकी वेलोसिटी लिखेंगे, इस पॉइंट की, ठीक है ना। तो इसकी वेलोसिटी कैसे लिख पाएंगे बच्चों, तो देखो कैसे लिखेंगे, रब कर दें कहीं, यहाँ पे रब कर लेते हैं। चलो देखो, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमको वेलोसिटी ऑफ पॉइंट चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या है, l/2 है और ओमेगा से घूम रहा है, तो कितना हो जाएगा, ओमेगा l/2, और सेंटर ऑफ मास की रफ्तार v1 है, यानी यहाँ पर क्या हो गया बच्चा, ओमेगा l/2 प्लस v1, ठीक है। ओमेगा हमें मालूम है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है ना। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा था, ये स्मॉल m है बच्चों, ये कैपिटल M है, कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है ना, तो कैंसिल नहीं कर सकते यहाँ पे, इसका मतलब स्मॉल एम आएगा, यहाँ पे कैपिटल एम आएगा। तो हमें ओमेगा भी मिल गया, V1 भी मिल गया, ठीक है, सब कुछ मिल गया, तो आंसर आ जाएगा 1 बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, ओमेगा कितना है हमारा 6V स्मॉल एम बाई कैपिटल एम इंटू एल, और यहाँ पे पहले से L/2 था, तो L से L गया, 2 से 6 गया, 3 टाइम्स में। V1 कितना है बच्चों, स्मॉल एम बाई कैपिटल एम इंटू वी, और अपॉन में V है तो V को इधर मल्टीप्लाई कर दिए। अब 3VM/m MV/m, तो ये कितना हो जाएगा 4 स्मॉल एम बाई कैपिटल एम इंटू वी इक्वल टू V, तो V से V गया, स्मॉल एम बाई कैपिटल एम क्या हो गया 1/4, 1/4 हमारे ऑप्शन में दिया था, ठीक है ना, 1/2, 1/5, 1/4, तो 1/4 हमारे ऑप्शन में है दिया। तो ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है, लेकिन आपसे इतनी अपेक्षा रखी जाती है कि जब आप IIT की तैयारी कर रहे हो तो ये सवाल तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। रोटेशन में ये सवाल बेसिक है, जिसमें लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। क्लियर है बच्चों। तो फर्स्ट शिफ्ट के इतने ही क्वेश्चन हमारे पास हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन दिख रहा था मुझे, इलेक्ट्रिक करंट का था, ठीक है ना, सिंपल किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन था, बोर्ड में भी वैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको मैं डिस्कस नहीं किया। तो इतने सवाल देखने से ये लग रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट का तो पेपर बहुत ही आसान आया था, ठीक है ना, यानी नंबर तो बहुत उठेंगे। अब डिपेंड करता है कि सेकंड शिफ्ट में पेपर कैसा आ रहा है। तो चलिए सेकंड शिफ्ट में जब भी पेपर मेरे पास आ जाए, ठीक है ना, जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाए बच्चों से इधर उधर से, तो फिर मैं उसका भी सीरीज बना दूंगा, ठीक है, आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।